हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और उसमें हमारा संगठन टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको संगठन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवा दिए हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लेना। आज बारी है नियुक्तिकरण की। आज हम नियुक्तिकरण को बहुत अच्छे से समझेंगे, नियुक्तिकरण को जानेंगे, भर्ती चयन, इन सभी प्रक्रियाओं को हम जानेंगे आज बहुत ही आसान भाषा में। आपको एक ही वीडियो में, हाँ जी, इसी वीडियो में आपको पूरा नियुक्तिकरण में आपको समझाने वाली हूँ आज। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये देखिए, ये है हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। ये है हमारा इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी चैनल। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैथ्स भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट की क्लास आपकी चली रही है। और आपका जो है मैथ्स में क्या, पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो जाके आप वो क्लासेस देख लीजिए। ये देखिए, ये है हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और आपको ये सर्च करना है। आपको वहाँ पर ये नाम ये नाम सर्च करना है और आपको हमारा ऐप जो है वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, वहाँ आपके लिए टेस्ट सीरीज दी गई हैं। अगर आप तैयारी करते हो तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपको क्या पता पड़ जाता है कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF मिलती हैं, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलती है और सारे इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, आज हम नियुक्तिकरण को देखने वाले हैं। तो नियुक्तिकरण का अर्थ एक बेसिक सा जाने, नियुक्ति करना क्या होता है? सही पद पर सही व्यक्तियों को रखना। अगर मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, अगर मुझसे आप बोल दो कि मैं मैथ्स पढ़ा दूँ तो मैं नहीं पढ़ा सकती। तो क्या सही पद पर क्या है? सही व्यक्तियों को रखना। अगर आप सही पद पर सही व्यक्तियों को नहीं रखोगे तो क्या आपका काम सही से नहीं होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप सही व्यक्तियों को सही पद पर नहीं रखते हो तो आपका काम बिल्कुल नहीं चल सकता। आप प्लानिंग होती है, आप नियोजन जो होता है, अगर उसमें गलती हुई तो आप क्या है, आप चेंज कर सकते हो, आप सुधार कर सकते हो, उसमें हानि हो जाएगी थोड़ी बहुत। और संगठन में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। अगर नियुक्तिकरण, अगर आपने गलत पद पर गलत पोस्ट पर आपने उस इंसान को रख लिया तो क्या है, पूरा सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा, बिजनेस आपका सही से नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या, सही पद पर सही व्यक्तियों को रखना। देखिए, नियुक्तिकरण से आशय किसी भी उपक्रम के संगठन में, किसी भी बिजनेस या कारोबार उपक्रम उद्योग के संगठन में रिक्त विभिन्न पदों, जितने भी खाली जो बहुत सारे पोस्ट हैं, पद मतलब पोस्ट, आप समझिए, विभिन्न पदों पर योग्य एवं उचित व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। जो बहुत सारी पोस्ट हैं उन पर क्या, उचित एवं योग्य एवं उचित व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। एक उपक्रम में संगठन की संरचना का निर्धारण हो जाने के बाद उसमें निश्चित किए गए विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब आप संगठन कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, अब संगठन कर लिया तो उसमें आपको लोगों की ज़रूरत होती है। तो लोग आप ऐसे ही नहीं रख सकते, उसके लिए क्या आपको नियुक्तिकरण करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस किस प्रक्रिया से किया जाता है।
बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और ये परिभाषाएं आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई परिभाषा आपको पूछी जाएगी, आपको क्या है एक वैज्ञानिक का एक तो नाम, उनकी परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। समझ लो, रट लो, इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लो और उनका वैज्ञानिक का नाम। देखिए सबसे पहले कौन है, जॉर्ज आर टेरी। क्या कहा है जॉर्ज आर टेरी ने नियुक्तिकरण के बारे में? नियुक्तिकरण का संबंध संतोषजनक कार्यशील को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने से है। ये किसने कहा है? टेरी ने। ये टेरी पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म इनका टेरी। ये परिभाषा किसने दी? ये दी टेरी ने। अगले कौन है? अगले वैज्ञानिक हैं थियो हेमन। कौन? थियो हेमन। देखिए इन्होंने क्या कहा है नियुक्तिकरण के बारे में? नियुक्तिकरण वह कार्य है जिसका संबंध सहयोगी प्रबंधकों की भर्ती। सहयोगी प्रबंधकों मतलब जो बिजनेस में आपका साथ देते हैं प्रबंधकों, सहयोगी प्रबंधकों की भर्ती। क्या? उनकी भर्ती और उनका चयन और विकास और उनकी क्षतिपूर्ति से होता है। ये परिभाषा किसने दी थी? हेमन ने। थियो हेमन ने ये परिभाषा दी थी। इनको भी आप याद रखिए। देखिए ये बार बार आते हैं, इनको तो आप जरूरी याद रखिए। कुंज एवं ओ डोनेल के अनुसार इन्होंने देखिए क्या कहा है, नियुक्तिकरण से आशय उस प्रबंधकीय कार्य से है जिसमें जन प्रबंधन शामिल है। देखिए आप नियुक्तिकरण को, अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए जन प्रबंधन किससे संबंधित है और ऑप्शन नीचे दिए गए हो, तो आप क्या करोगे? नियुक्तिकरण को किसके नाम से भी जाना जाता है? जन प्रबंधन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें कर्मचारियों का उचित एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा नियुक्त व्यक्तियों का विकास करना है। कर्मचारियों का उचित और प्रभावशाली मूल्यांकन करना और जो नियुक्त हो चुके हैं उन व्यक्तियों का क्या करना? विकास करना है, जिससे वे संरचना के अनुसार सहयोग प्रदान कर सके। जो संरचना बनी हुई है उसके अनुसार क्या वे व्यवसाय में जो सहयोग प्रदान कर सकें। ये बात कही है किसने? कुंज एवं ओडोनेल ने। ये आपको जरूर याद रखना है, इनकी परिभाषा आप याद रखिएगा। देखिए अब हम देखेंगे नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। हम नियुक्तिकरण की विशेषताएं अब देखेंगे। प्रबंधकीय कार्य का अंग। सोचिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो बिजनेस के लिए, कोई बड़े व्यापार के लिए, तो उसमें आप व्यक्तियों को चुनोगे, बिल्कुल चुनोगे। बड़े व्यापार क्या, आप अगर छोटी सी दुकान खोलते हो, उसमें भी अगर आपको एक जना और रखना पड़ता है तो क्या आप उसकी नियुक्ति करते हो, पर इतने लेवल पे नहीं। आप उसमें योग्यताएं देखोगे कि वो अपना काम सही से कर पाएगा या नहीं। तो क्या ये प्रबंधकीय कार्य क्या है? एक अंग है। इसके माध्यम से संगठन हेतु योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। नियुक्तिकरण के माध्यम से क्या होता है? सही व्यक्तियों को सही पद पर नियुक्त किया जाता है, चयन किया जाता है। अगला है मानवीय तत्व। क्या है? मानवीय तत्व या मानवीय अंग। इस नियुक्तिकरण में क्या है? मानवी तो है, मानवी इसमें भर्ती होती है, चयन होता है, प्रशिक्षण होता है, विकास होता है। ये सब क्या है? ये सब कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ये मानव तत्व, इसमें मानव है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानवीय संसाधन की, किसकी? मानवीय संसाधन की, लोगों की मानवीय संसाधन वो होते हैं, उनकी क्या? भर्ती, उनका चयन, उनका प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।
आगे हम समझेंगे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये सब क्या होता है, इनको बहुत अच्छे डिटेल में हम समझेंगे, जो कि परिणाम स्वरूप से मनुष्यों से संबंधित होता है। इसीलिए नियुक्तिकरण को मानवीय संसाधन प्रबंध भी किया जाता है। मानवीय नियुक्तिकरण को क्या क्या कहा जाता है? देखिए, नियुक्तिकरण को जन प्रबंधन, जन प्रबंधन हो गया। एक आपका देख लो मानवीय संसाधन प्रबंध। क्या? मानवीय संसाधन प्रबंध। क्यों? मानव जो लोग कार्य करेंगे एक ग्रुप में, तो वो क्या है? मानव संसाधन, वो संसाधन है। कैसे? मानव संसाधन। वो मानव संसाधन प्रबंध क्या होगा? नियुक्तिकरण का दूसरा नाम मानवीय संसाधन प्रबंध भी इसको कहा जा सकता है। तो आपके पेपर में, आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मानवीय संसाधन प्रबंध किसे कहते हैं, तो आप करिएगा किसको करेक्ट? नियुक्तिकरण को। देखिए, सामाजिक दायित्व। अगर आप एक बिजनेस खोलते हो कोई बहुत बड़ा, तो एक आपका सामाजिक दायित्व भी बनता है कि वहाँ के आसपास के लोगों में आप उन्हें रोजगार दो। क्या? एक आपका सामाजिक दायित्व भी बनता है कि आप लोगों को रोजगार दो, आप भर्तियां निकालो उनके लिए, जिससे क्या होगा? इससे सामाजिक दायित्व आपका पूरा हो जाएगा। लोगों में क्या? लोग रोजगार हो जाएंगे। नियुक्तिकरण के माध्यम से मनुष्य को कार्य पर रखकर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। क्या? मनुष्य को काम पर रख के उसका क्या? रोजगार उसे उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समाज एवं राष्ट्र को अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। किसको? राष्ट्र को। अतः इसे प्रबंध का सामाजिक दायित्व भी माना जाता है। प्रबंध का क्या? सामाजिक दायित्व भी इसको माना जाता है, नियुक्तिकरण को। देखिए, नियुक्तिकरण एक प्रणाली है। क्यों? इसमें क्या होता है? बहुत सारी क्या योजनाएं होती हैं। भर्ती हो गया, प्रशिक्षण, चयन, ये सब क्या है? ये सब योजनाएं हैं। तो ये क्या है? बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें। तो ये क्या है? एक प्रणाली है। अगला क्या है? नीति निर्धारण। नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों की क्या? नियुक्तिकरण में क्या होता है? कर्मचारियों की पदोन्नति। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको क्या? प्रमोशन मिल जाता है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे ना, सब लोगों की अच्छा, ऊपर जो मैनेजर होगा वो लोगों की तारीफ करेगा, वो अच्छा काम कर रहा है, तो क्या? उसकी पदोन्नति हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है। इसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। तो ट्रांसफर उसमें हो जाता है। सेवा मुक्ति, रिटायरमेंट आदि के संबंध में संस्थागत नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इन सब के संबंध में क्या? नीतियों का जो है निर्धारण किया जाता है। सतत प्रक्रिया। नियुक्तिकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है। नियुक्तिकरण आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप लोगों को, अगर बड़ा कारोबार है, बड़ा कोई बिजनेस है, तो उसमें क्या है? आपको नियुक्त करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे नियुक्तिकरण की आवश्यकता या फिर महत्व या फिर लाभ। क्या होते हैं नियुक्तिकरण के लाभ? नंबर 1 है आपका योग्य कर्मचारी प्राप्त करना। नियुक्तिकरण से क्या होगा? सही पद पर सही व्यक्ति आएगा। तो सही व्यक्ति आ रहा है तो वो कैसा होगा? योग्य कर्मचारी। क्या होगा वो? योग्य कर्मचारी। क्यों? आपने सही पद पर क्या सही व्यक्ति को रखा है, तो वो कैसा होगा? योग्य। विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायता करता है। जो योग्य कर्मचारी होंगे वो नियुक्तिकरण के माध्यम से क्या होगा? उन्हें ढूंढा जाता है।
बेहतर निष्पादन। अगला क्या है? बेहतर निष्पादन। अगर सही आदमी सही पद पर है तो वो कैसा काम करेगा? क्यों? अपन ने तो सही आदमी को सही पद पर चुना है, तो सही पद कौन सा है? कोई वो काम कर रहा है तो वो अच्छे से ही कार्य करेगा। अपन ने अच्छा कर्मचारी रखा है तो उससे क्या होगा? बेहतर, एक अच्छा निष्पादन होगा। सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखकर यह बेहतर निष्पादन को निश्चित करता है। क्यों? सही पद पर, सही पोस्ट पर क्या है? सही व्यक्ति है, तो क्या इससे क्या होगा? बेहतर निष्पादन होगा। निरंतर विकास। क्या है अगला? निरंतर विकास। उचित नियुक्तिकरण कार्य उपक्रम के निरंतर विकास को सुनिश्चित किया जाता है। नियुक्तिकरण से क्या होता है? निरंतर विकास जो है बढ़ता चला जाता है, निरंतर विकास होता रहता है। अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन्हें बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है, उनका विकास किया जाता है, तो क्या होता है? इससे निरंतर इससे विकास होगा। क्यों? नियुक्तिकरण के माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है ना? जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका विकास भी हो रहा है और उन्हें ट्रेनिंग भी मिल रही है साथ ही साथ। देखिए, मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जो लोग काम करने आए हैं, मानव संसाधन वो हैं, तो उनका क्या होगा? सर्वोत्तम उपयोग होगा। देखिए, यह आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने से बचाता है। अगर आप सही व्यक्तियों को रखोगे वो काम अधिक करेंगे और अच्छा करेंगे, तो ज़्यादा कर्मचारी रखने की क्या है? ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? आपने नियुक्ति उनकी की है, आपने नियुक्तिकरण अच्छे से किया है, उनको अच्छे से आपने ढूंढा है ना? आपने उनकी परीक्षाएं ली है, तो क्या होगा? इससे वो सही इंसान होगा। क्यों? आपने उसे चुना है। कर्मचारियों को रखने से बचाता है, उच्च श्रम लागत को रोकने में भी सहायक करता है। जब सही पद पर सही व्यक्ति है तो क्या फालतू के जो खर्चे होते हैं, श्रम लागत जो होती है, जो ज़्यादा काम करते हैं, वो क्या होगा? वो श्रम लागत जो है क्या होगी? रोकेगी। रोकने में क्या होता है? सहायक नियुक्तिकरण। देखिए, अगला क्या है? कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। नियुक्तिकरण क्या करता है? कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाता है। अब भर्तियां निकलती हैं तो आप उसके लिए तैयारी करते हो। अगर आप उसमें निकल जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपका क्या काम करने में मनोबल बढ़ता है। कैसे? कि आप उस कार्य को अच्छे से करोगे, आपको पता है ना? तो कर्मचारियों को क्या होता है? उनका मनोबल बढ़ता है कि वो काम मिला है उनको, तो सोचते हैं कि हाँ, हमें नियुक्त किया गया है, और उनको प्रशिक्षण और विकास भी उनमें दिया जाता है, प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। तो उनसे क्या होता है? कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। देखिए, अब हम देखेंगे मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है। ये मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है? इसे क्या बोलेंगे? HRM, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ये क्या करता है? ये भर्ती परीक्षाएं ये सब किसके अंडर में की जाती है? HRM के अंदर की जाती हैं। जो प्रशिक्षण वगैरह, विकास वगैरह, ये सारी क्रियाएं हैं नियुक्तिकरण की। तो ये इसको कौन अलग, देखिए संगठन में आपको बताया था, एक अलग से एक मैनेजर बना दिया जाता है, एक अलग से मैनेजर बना दिया जाता है। किसको? एक समूह को देखने के लिए। तो ऐसे ही क्या है? लोगों के लिए, लोगों को नियुक्त करने का काम भी किसको दिया जाता है? मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसको काम दिया जाता है। देखिए, कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम लोगों को, एक व्यवसाय को क्या, लोग अच्छे मानव संसाधन, अच्छे लोग उपलब्ध कराने का काम कौन? मानव संसाधन प्रबंध का है, HRM का है। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंधक की देखरेख में काम करता है। ये विभाग किसके
किसके अंतर्गत किसकी देखरेख में काम करेगा? ये विभाग करेगा, HRM की देखरेख में काम करेगा। कर्मचारियों की कार्य कुशलता का उचित उपयोग करने के लिए प्रबंध के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंध स्थापित किया जाता है। किसके लिए? कर्मचारी जो है उनकी उचित उपयोग करने के लिए प्रबंध के अंतर्गत मैनेजमेंट के अंतर्गत HRM मैनेजर की स्थापना की जाती है। परिभाषा हम इसकी देखेंगे। मानव संसाधन प्रबंध के मानव संसाधन की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर? HRM। सब क्या करता है? किसके अंडर में होता है कार्य? HRM। देखिए, अब हम देखेंगे HRM मानव संसाधन प्रबंध क्या क्या काम करता है, उसके जो विशेष कर्तव्य और उसके जो कार्य हैं उनको हम देखेंगे। भर्ती, उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को ढूंढना। जो भर्ती के काबिल है, जो भर्ती के लिए भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, मतलब उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को ढूंढना। जो भर्ती के लिए है उनकी योग्यता वाले व्यक्तियों को ढूंढना। जो भी कार्य है, किस कार्य के लिए लोग चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेगा? कार्य से संबंधित सूचना एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना कि कौन से काम की ज़रूरत है, उनकी सूचना एकत्रित करना, फिर उनका विश्लेषण करना। और क्या काम है इसका? कर्मचारियों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण का मतलब यहाँ होता है ट्रेनिंग। जो लोग काम करते हैं, जो कोई काम करते हैं, तो क्या उन्हें बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। इससे क्या होता है, उनमें कौन सा कार्य करना है, क्या क्या नई चीज़ें और इसमें ऐड की जाए, है ना। तो क्या उन्हें काम के बीच बीच में क्या उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। कर्मचारियों और प्रबंधकों में संबंध स्थापित करना। नियुक्तिकरण क्या करता है? HRM क्या करता है? कर्मचारी और प्रबंधकों में क्या करता है? ये संबंध स्थापित भी दोनों में करता है। HRM और क्या काम करता है? शिकायतों और समस्याओं को सुलझाना और कानूनी समस्याओं को दूर करना। क्या करेगा ये? शिकायतें और समस्याओं को सुलझाएगा, और जो भी कानूनी समस्याएं जो होती हैं, जो कानून नए नए नियम बनाती है, और जो जितनी भी कानूनी समस्याएं होती हैं वो क्या HRM दूर करता है। और क्या करेगा ये? संगठनात्मक ढांचे में सुधार। जो संगठन का जो ढांचा है उसमें ये क्या करेगा? ये सुधार करेगा। देखिए, अब हम देखेंगे नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण। क्या क्या इसके चरण होते हैं, क्या क्या काम इसमें नियुक्तिकरण के अंतर्गत किए जाते हैं। पहला है आपका मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन होगा ये। मानव संसाधन नियोजन, भर्ती किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? मानव संसाधन नियोजन, भर्ती, चयन, आगमन तथा विस्थापन, प्रशिक्षण तथा विकास और मूल्यांकन। ये सब क्या है? ये सब के सब नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण है कि इसके द्वारा व्यक्तियों की सही पद पर सही व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, मानव संसाधन नियोजन ये क्या करता है? ये सबसे पहले क्या करेगा? इस बात का पता लगाएगा कि कितनी संख्या में तथा किस प्रकार के कर्मचारी संस्था में उपलब्ध हैं।
सबसे पहले तो वो यही देखा कि कर्मचारी संस्था में कैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनी संख्या में वो जो है कर्मचारी और किस प्रकार के हैं। ये क्या काम क्या करेगा, मानव संसाधन नियोजन। दूसरा काम ये है इसका, यह निर्धारित किया जाता है कि संस्था को कितने एवं किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के कोई कुछ नहीं करता। सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि संस्था में लोगों की ज़रूरत है भी या नहीं भी, अगर है तो किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है। तो ये सब क्या नियुक्तिकरण इसमें देखा जाता है मानव संसाधन में। अगला कार्य क्या है, मानव शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, एक कार्यक्रम तैयार करता है कि कौन कौन सी जगह कहाँ ज़रूरत है संस्था में। ये सब क्या एक कार्यक्रम जो है एक तैयार करेगा। अगली प्रक्रिया या अगला चरण नियुक्तिकरण का क्या है, भर्ती। क्या है, भर्ती। देखिए पटवारी की भर्तियां आई हैं, आप लोगों ने आवेदन डाले हैं, फिर आप पेपर दोगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये क्या है, ये वही भर्ती है। देखिए यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति की उपलब्धता के विभिन्न स्रोतों से संभावित कर्मचारियों की खोज की जाती है। सरकार को ज़रूरत पड़ी पटवारियों की, जो पुराने पटवारी होंगे वो रिटायरमेंट ले चुके होंगे, तो अब क्या उन्हें नए पटवारियों की ज़रूरत है, तो अब वो खोज कर रहे हैं। तो खोज करने के लिए क्या पेपर निकाला उन्होंने। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पटवारी बनने के लिए कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, एक पटवारी बनने के लिए एक योग्य व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। तो आप पेपर अगर अच्छे से करोगे तभी आप क्या होगे, सिलेक्ट होगे, तभी आप पटवारी बनोगे। तो ये क्या आपकी खोज हो रही है पटवारी की, तो खोज की जाती है तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पटवारी की जो भर्तियां आई हैं तो उसमें क्या आपको भरने के लिए प्रेरित किया गया, तो आपने भरा। इतनी सैलरी होती है, ये काम इसमें होता है, तो ये क्या है, प्रोत्साहित किया आपको कि आप वो आवेदन भरो। देखिए अगला है चयन को देखें। आपको इंटरव्यू देते हो, पहले आप परीक्षा दोगे, फिर आप क्या इंटरव्यू देते हो। तो इंटरव्यू आपका अगर आप अच्छा देते हो तो फिर आपका चयन हो जाता है। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में होता है, लोग पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर उन्हें किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इन्हें क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू में जो परीक्षा में सिलेक्ट होगा ही तो होगा है, पर आपको इंटरव्यू में आपको निकलना बहुत ज़रूरी रहता है उसमें, तो क्या आपका चयन किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए योग्य प्रार्थियों को चुना जाता है, जिसके लिए रोजगार परीक्षाएं लेना, साक्षात्कार, इंटरव्यू हो गया, और चिकित्सीय जांच, मतलब डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं। जैसे पुलिस आप बनते हो तो उसमें आपका मेडिकल होता है, ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। ऐसे भी क्या कोई उद्योग वगैरह है, कोई व्यवसाय है, तो उसमें क्या होता है, आपकी मेडिकल जांच होती है। इससे क्या पता पड़ता है कि आप उस कार्य के लिए सही हो या नहीं। अगर आप कमज़ोर होगे तो आपको ज़्यादा भारी काम नहीं मिल सकता, आपको अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य मिलेगा। देखिए अगला चरण क्या है नियुक्तिकरण का, अनुस्थापन एवं अभिविन्यास। अनुस्थापन का अर्थ देखिए, अनुस्थापन का क्या मतलब होता है कि सही पद पर सही जो कार्य कर रहा है उसको नियुक्त करना।
और अभिविन्यास का मतलब क्या होता है, जब वो नियुक्त होके आ गया तो उसे अपने काम से परिचित करवाना, उसे अपने साथियों से परिचित करवाना, उसे कैसा क्या करना है, कब छुट्टियां लेना है, ये सब कार्य किसके अंदर आएगा, अभिविन्यास। देखिए अनुस्थापन क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है, अभिस्थापन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही सही कार्य पर सही व्यक्तियों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जब क्या इंटरव्यू देके आ गया तो उसे कौन से पद पर रखना है, ये भी किसके अंतर्गत देखा जाता है, अनुस्थापन के अंतर्गत देखा जाता है। अभिविन्यास में नए कर्मचारियों को, जो नए कर्मचारी आते हैं उनको क्या संस्था से परिचित करवाया जाता है, जो क्या काम उसमें होता है संस्था में, ये सबसे क्या उसे परिचित करवाया जाता है। नई कर्मचारी का उनकी इकाइयों, पर्यवेक्षकों और साथी से परिचय इनको करवाया जाता है। देखिए अगला चरण है इसका प्रशिक्षण एवं विकास। क्या होता है, प्रशिक्षण और विकास। तो देखिए प्रशिक्षण मैंने आपको बताया अभी, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। जब आप कोई काम करते हो, ऐसे टीचर्स वगैरह भी होते हैं तो उनकी क्या बीच गवर्नमेंट अगर टीचर है तो उसकी आपने देखा होगा ट्रेनिंग चलती है, तो ट्रेनिंग में उन्हें और एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। वो काम तो कर ही रहा है तो उन्हें कि बच्चों को और क्या नया नया पढ़ाया जाए ना, और खेल मेल के लिए क्या चीज़ें की जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाई जाती हैं। विकास क्या हो गया, विकास जो कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं वो उसी कार्य को करते रहे, उनमें उनका विकास होगा, तो ये हो गया आपका विकास। देखिए व्यवस्थित प्रशिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। क्या, व्यवस्थित प्रशिक्षण, एक अच्छी ट्रेनिंग, व्यवस्थित ट्रेनिंग जो है कर्मचारियों का ज्ञान बढ़ाता है और उनके कौशल में वृद्धि करता है। विकास का अर्थ क्या होता है, कर्मचारियों को सभी दृष्टियों में उन्नत व निपुण बनाना है। जो वो कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसे सभी दृष्टि से क्या, उसे एक योग्य व्यक्ति बनाना, उसे उन्नत और निपुण बनाना होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी अपना वर्तमान करने के लिए कौशल हासिल करते हैं। मैंने आपको जैसा अभी बताया, जैसे गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो पढ़ाते तो अच्छा है पर उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग मिलती जाती है तो वो और उन्नति हासिल करते जाते हैं कि उन्हें कैसा क्या करना चाहिए। ये सब क्या ऐसी एक बिजनेस लेवल पे भी होता है। जो लोग कर्मचारी काम वाम करते हैं तो क्या होता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो और कार्य जो वो कार्य कर रहे हैं उसी में क्या वो कौशल हों, योग्य हों और भविष्य में उच्चतर कार्य संभालने के लिए क्षमताओं को बढ़ाते हैं। अब वो अच्छे से योग्य हो गया उस कार्य को करने में, तो उसे क्या एक ऊंचा कार्य, एक उच्चतर कार्य भी क्या उसे संभालने के लिए उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाता है, कार्य उसका बढ़ा देते हैं। देखिए निष्पादन एवं मूल्यांकन, निष्पादन एवं मूल्यांकन, इसके अंतर्गत कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे मूल्यांकन, मतलब कि अपन ने जिसको वो कार्य दिया है सही पद पर वो कार्य व्यक्ति कर तो रहा है पर उसका समय समय पर मूल्यांकन भी करना कि वो कार्य ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं, कहाँ पर कमी रह रही है, अगर कमी रह रही है तो उसकी क्या सुधार करना, ये क्या है मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पदोन्नति इसी पर आधारित है। अगर कर्मचारी अच्छे से, अगर कहीं और जगह ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे भी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, और क्या वैसे वो अगर ढंग से कार्य नहीं कर पाते तो उनका क्या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वैसे ही अगर कोई कर्मचारी अच्छे से कार्य करेगा तो उसकी पदोन्नति भी होगी, उसका पोस्ट उसकी बढ़ जाएगी, उसका क्या हो जाएगा प्रमोशन हो जाएगा।
वो देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये कर्मचारी है, ये व्यक्ति है, वो अच्छे से कार्य कर रहा है, तो इसका क्या प्रमोशन कर दिया जाए। तो पदोन्नति इसी के आधार पे, अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपको नीचे लेवल पे भी वो कर देंगे। अब हम जानेंगे भर्ती के स्रोत क्या क्या है। भर्ती के स्रोत, देखिए भर्ती के कितने 2 स्रोत होंगे। पहला होगा आपका आंतरिक स्रोत, दूसरा होगा बाह्य स्रोत, बाहर के जो भी स्रोत होंगे। क्या आपका भर्ती किस किस तरीके से होगी, देखिए आंतरिक स्रोत के द्वारा होगी और दूसरा बाह्य स्रोत के द्वारा होगी। भर्ती के आंतरिक स्रोतों की विधियां, जो आंतरिक स्रोत है उसकी क्या विधि है। स्थानांतरण द्वारा। कैसे? स्थानांतरण द्वारा भर्ती। जैसे एक दूसरी कंपनी है, वहाँ के लोग काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी में ज़रूरत है, तो उनका क्या, आप जान पहचान वाली अगर कंपनी होंगी तो वो कंपनी क्या करेगी, वो ट्रांसफ़र कर लेगी, क्या आपकी कंपनी में वो लोग आ जाएंगे। ये क्या होगा, आंतरिक भर्ती होगी। देखिए इसमें कर्मचारी को एक से दूसरी जगह भेज देना शामिल है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको एक से दूसरी जगह उसको भेज दिया जाता है। जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक पारी से दूसरे पारी में, जैसे वो एक विभाग में काम कर रहा है तो उसे ट्रांसफ़र क्या दूसरे विभाग में उसका कर दिया जाता है। देखिए पदोन्नति, एक भर्ती कैसे भी हो गई आंतरिक स्रोत की, पदोन्नति के द्वारा। वो कार्य अच्छे कर रहा था, अपने कर्मचारी को देखा, उसका मूल्यांकन किया कि वो कार्य अच्छे से कर रहा है ना। आप जो भी उसे कार्य देते हो वो हर बार क्या अच्छा कार्य करता है, तो कार्य अगर वो अच्छा करेगा तो क्या इसकी पदोन्नति, उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा, वो ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। ये भी क्या है, आंतरिक भर्ती है। देखिए इसमें कर्मचारी को विभिन्न पद से उच्च पद पर भेज देना शामिल है। निम्न पद से उच्च पद पर, जो नीचे पद पर है उनको क्या किया जाता है, उनकी भर्ती कैसे भी हो गई, ऊंचे पद पर उन काम अच्छा देख के उनका क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। तो एक भर्ती ये हो गई जिसमें कर्मचारियों की जिम्मेदारी, सुविधा तथा भुगतान बढ़ जाता है। अब पदोन्नति होगी, जाहिर सी बात है अगर ऊंचा पद मिला है तो उसकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होंगी और फिर साथ ही साथ उसकी सुविधाएं भी ज़्यादा होंगी और उसको जो सैलरी मिलेगी वो भी बढ़ जाएगी। किसी जब प्रमोशन होता है तो क्या सैलरी भी बढ़ती है, आपकी सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं, है ना, और आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है साथ साथ। देखिए एक और आंतरिक भर्ती किस तरीके की होती है, अस्थाई अलगाव या फिर ले ऑफ। क्या होता है इसका मतलब, जैसे आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं और आपको क्या काम की कमी आ गई, अब आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, तो क्या करते हैं आप अस्थाई रूप से उनको कह देते हैं कि हमें ज़रूरत होगी आपकी, तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। और वो अच्छे योग्य कर्मचारी हैं पर आपके क्या संस्था में कमी हुई, इसके कारण आपने क्या किया, उनको बोल दिया कि हम आपको बुला लेंगे जब आपकी ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत होती है इसमें तब इसको बुला लिया जाता है। देखिए अस्थाई रूप से अलग किए गए कर्मचारियों का स्थायी रूप से अलग नहीं किया, स्थायी रूप से अलग नहीं किया जाता है, इसमें अस्थाई रूप से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है।
कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने को अस्थायी अलगाव के स्रोत से भर्ती करना ले ऑफ कहा जाता है। यह वह कर्मचारी हैं जिन्हें काम की कमी के फलस्वरूप संस्था से अस्थायी रूप से जो है अलग इनको कर दिया जाता है। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब संस्था को ज़रूरत पड़ेगी उस काम की, उस व्यक्ति की, तो वो उसे फिर से बुला लेते हैं। देखिए, इस चैनल पर आपको एसएससी, सीजीएसएल, सीएचएसएल और आपको पटवारी का मैथ्स भी आपको पढ़ाया जाता है, जीडी का भी, और आपको यहाँ पे जीके की क्लास भी आपको दी जाती हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से पढ़िए। आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी करवाई जाती है। अब हम देखेंगे भर्ती के बारह स्रोत। क्या? भर्ती के 12 स्रोत। आपने आंतरिक स्रोत तो देख लिए, स्थानांतरण, पदोन्नति हो गया आपका, 2 ये हो गए, एक आपका ले ऑफ। ये 3 तरीके से ही क्या किया जाता है, आंतरिक भर्ती की जाती है। इससे नुकसान बहुत होता है कि लाभ भी होता है, पर लाभ ये हो गया कि पहले से अपन जान पहचान थे तो वो क्या हो गया, वो दूसरे पद पर चला गया। अपनी जान पहचान थी, वो अच्छा काम करेगा। पर अगर नए नए लोग इससे नहीं आ पाते, क्यों? भीतरी लोग इसमें बढ़ते चले जाते हैं। भीतर लोग जो होते हैं संस्था के, वही क्या है, ऊंचे पद पर चले जाते हैं। इससे नए नए लोग जो हैं वो इसमें नहीं आ पाते। देखते हैं, अब है पहला भर्ती के 12 स्रोत हम देख रहे हैं। तो बाहरी स्रोत में देखिए क्या आएगा, प्रत्यक्ष भर्ती। क्या? प्रत्यक्ष भर्ती। उपक्रम के सूचना पट्ट पर एक सूचना लगाई जाती है जिसमें रिक्त स्थानों का विवरण होता है। कंपनी में कौन सी जगह खाली है, किसके लिए जगह है आपकी संस्था में, आपकी कंपनी में, उसका क्या एक सूचना पट्ट, उन पर क्या लगाई जाती है, एक सूचना लगाई जाती है कि हमारी कंपनी में इस पद की ज़रूरत है। जैसे आपको लगाए गए, जैसे आपको मिली सूचना कि पटवारी के पद जो खाली हैं, है ना, प्रत्यक्ष भर्ती होगी ये। अगला क्या है, प्रतीक्षा सूची। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने उपक्रम में क्या करते हैं, एक प्रतीक्षा सूची रखते हैं। क्या? प्रतीक्षा सूची रखते हैं। तो आवश्यकता होने पर उन्हें बुला लिया जाता है। जैसे आपने कहीं आवेदन कर दिया, आप सिलेक्ट हो गए और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो बुला लेते हैं। तो वो क्या होता है, प्रतीक्षा सूची द्वारा भर्ती होती है। विज्ञापन। अब भर्ती विज्ञापन द्वारा कैसे होगी, एडवर्टाइजमेंट कर दिया है ना, अखबारों में आपने दे दी, टीवी न्यूज़ चैनल में दे दी, कहीं भी ना टेम्पलेट वगैरह होती हैं वो बंटवा दिए, पोस्टर लगवा दिए, है ना, अखबारों वगैरह में दे दिए आपने। तो इसकी हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में इस पद की जगह खाली है तो आप संपर्क करें, ऐसा लिखा रहता है ना। बहुत सारी कंपनियां होती हैं तो जगह उनकी निकलती हैं तो वो अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर में वो दे देते हैं। देखिए, समाचार पत्र या पत्रिकाओं में रिक्त स्थानों के विज्ञापन द्वारा भर्ती की जा सकती है। जो भी खाली पद होंगे उनके लिए क्या विज्ञापनों में सूचना दे दी जाती है। रोजगार कार्यालय। जो नौकरी तलाशने वाले लोग होते हैं वो कार्यालयों में क्या करते हैं, अपना नाम दर्ज कराते हैं। जब आप कोई बेरोजगार हो तो आप क्या, जो रोजगार कार्यालय होता है उसमें क्या अपना पंजीयन कराते हो, उसमें अपना नाम दर्ज कराते हो। तो इनके माध्यम से कुशल व अकुशल प्रचालात्मक कार्यों के लिए उम्मीदवार ढूंढे जा सकते हैं। किसके द्वारा? रोजगार कार्यालय द्वारा।
आपने रोजगार कार्यालय में क्या किया, नाम दे दिया। अब वो लोग आएंगे, आपको, आपने उसमें अपना संपर्क भी दिया है, तो वो क्या आपको ढूंढेंगे। और अगर उनमें से कोई उपयुक्त होगा, अगर कोई उनमें से कुशल होगा, तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और जो अकुशल होते हैं उन्हें नहीं किया जाता। महाविद्यालय, एक भर्ती महाविद्यालय, जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, उनसे भी क्या ये भर्तियां की जाती हैं। जैसे बहुत बड़े विश्वविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, तो उनमें कोई जो लोग कोई तैयारी वगैरह करते हैं, कंप्यूटर वगैरह के लिए काम करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, तो वो क्या पढ़ाई कर रहे होते हैं, और कोई उसी से रिलेटेड कंपनी है, वो क्या होगी, वो आपके उसमें आएगी, कॉलेज में आपको बताएगी। एक शिविर टाइप का लगता है, कैंप वगैरह, तो इससे क्या वो बताते हैं कि हमारे जगह खाली है, मतलब किसको भरना है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसमें, तो आपको जॉब मिल जाती है। देखिए, ये भर्ती या ठेकेदारी के माध्यम से भी भर्ती की जा सकती है। बड़े संगठन विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के साथ विभिन्न नौकरियों पर भर्ती के लिए संपर्क करते हैं। एक भर्ती बाहरी कैसे भी होगी, सिफारिश के द्वारा। क्या है सिफारिश का मतलब? अब मैं कोई काम कर रही हूँ, या कोई भी इंसान है, वो एक कंपनी में कार्य कर रहा है और वो अच्छा व्यक्ति है, तो वो बोलेगा कि इस काम के लिए पद खाली है, और आप बोलोगे मेरा मेरा भाई है, मेरा भाई ये काम कर सकता है, मेरी बहन ये काम कर सकती है, मेरा चाचा ये काम कर सकता है, या मित्र है, कोई रिश्तेदार है। सिफारिश के द्वारा कोई ऊंचा जो मैनेजर वगैरह उससे बात करेगा कि जो आपका पद खाली है, उसके लिए क्या मैं अपने मित्र को रख सकता हूँ, क्या मैं अपने चाचा को रख सकता हूँ क्या, ऐसा क्या वो सिफारिश करेगा। विश्वसनीय कर्मचारी, ऐरे गहरे कर्मचारी नहीं, जो मतलब वैसे ही काम कर रहा है। एक विश्वसनीय जो कर्मचारी होगा वही क्या सिफारिश कर सकता है। विश्वसनीय कर्मचारियों, मित्रों और संबंधियों द्वारा प्रस्तावित आवेदन भर्ती के अच्छे स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। अगली भर्ती कैसी है? इंटरनेट के द्वारा। कैसी? इंटरनेट के द्वारा। जगह कहाँ कहाँ खाली है, ये बहुत सारी वेबसाइट वगैरह पे आपको दिख जाएंगी। वेबसाइट वगैरह पे डाल देते हैं कि हमारी ये वाली पोस्ट खाली है। जैसे आप बहुत सारे ऐप चल गए हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिन पे कंपनी में कौन कौन से पद खाली है, कौन कौन सी जगह खाली है, तो वो सब किसके? बाहरी स्रोत भर्ती के हैं, इंटरनेट द्वारा। जैसे कुछ ऐप वगैरह है, अपना ऐप है, उसमें कहते हैं जॉब मिलेगी, जॉब वहाँ पर बहुत सारी खाली है कंपनी वगैरह में, तो ऐसा रहता है। इंटरनेट के द्वारा भर्ती होती है। देखिए, कुछ संस्थाओं ने कुछ वेबसाइट विशेष रूप से बनाए हैं जो कार्य पाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को नौकरी से संबंधित सूचनाएं देते हैं। ऐसे मुझे ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है कोई नौकरी की, तो उनकी एक वेबसाइट बनी होगी कंपनी वालों की, तो आप वो वेबसाइट पे जाइए, अगर वहाँ कोई जगह खाली होगी तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखेंगे हम चयन प्रक्रिया। क्या है ये चयन प्रक्रिया? देखिए, चयन प्रक्रिया के चरण हम देखें। पहला क्या होगा इसमें? प्राथमिक जांच, चयन परीक्षा, रोजगार साक्षात्कार, संदर्भ जांच, चयन निर्णय, शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण, पद प्रस्ताव, रोजगार समझौता। फिक्र मत करिए, इन सभी को अच्छे से समझाऊंगी। इस चयन की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, देखिए,
प्राथमिक जांच देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है चयन प्रक्रिया में? प्राथमिक जांच। जो भी जितने भी आवेदन, जो भी फॉर्म्स आए होते हैं, उनमें लोगों की पहले जानकारी देखना, उनका प्रशिक्षण देखना कि उन्होंने पहले कहाँ पर काम किया है ना, उनकी योग्यता कितनी है, उसके हिसाब से उन आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। और जितनी भी एक्स्ट्रा जो फालतू लोगों के होते हैं उनको क्या रद्द कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आवेदन पत्रों के प्राप्त हो जाने के बाद एक जांच समिति द्वारा आवेदन की योग्यता और अनुभव के संबंध में समुचित जांच की जाती है। आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बुलाया जाता है और एवं अनुपयुक्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है। जो भी सिलेक्ट होते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, वो क्या, जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं का क्या, जिनका फॉर्म स्वीकार हुआ है वही क्या, उनको ही परीक्षाओं के लिए बुलाया जाता है। किसमें प्रक्रिया का चयन प्रक्रिया? पहला कदम प्राथमिक जांच। देखिए अगला कदम क्या होगा? चयन परीक्षाएं। क्या चयन परीक्षा? आपने फॉर्म भर दिए, फॉर्म आपके सिलेक्ट हो गए, तो अब क्या, अब आपकी परीक्षाएं होंगी कि आप उस काम के लिए योग्य हो या नहीं हो। देखिए यह उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में से एक है जिसका प्रयोग व्यक्ति के बुद्धि लब्धि स्तर को, जो उसका कितना स्तर है बुद्धि का, वो स्तर को मापने के लिए ये परीक्षाएं की जाती हैं। यह व्यक्ति के सीखने की योग्यता अथवा निर्णय लेने तथा परखने की योग्यता को मापने का सूचक है। किस किस के? निर्णय लेने, सीखने और योग्यता परखने की, इन सबको जानने की क्या, इसलिए आपकी परीक्षा इसमें ली जाती है। अगला कदम क्या है चयन का? अगला कदम ये है थर्ड, रोजगार साक्षात्कार। क्या? रोजगार साक्षात्कार। देखिए इसके उद्देश्य हम देखते हैं। उम्मीदवार की उपयुक्तता का ज्ञात करना, कितनी उसकी उपयुक्तता है उसका क्या ज्ञात करना इसमें किया जाता है चयन में। उम्मीदवार के बारे में, जो उम्मीदवार है, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको जॉब चाहिए, वो उम्मीदवार है, उसके बारे में क्या अधिक सूचनाएं प्राप्त करना। उसके बारे में क्या करना? अधिक सूचनाएं प्राप्त करना कि वो पहले किस पद पर काम कर रहा था, है ना, कहाँ पर काम कर रहा था, कोई पुलिस केस तो नहीं है, ये सब क्या जानकारी प्राप्त करना। उम्मीदवार को काम की शर्तों सहित काम की रूपरेखा बताना। अब उसने परीक्षा दे ली तो वो क्या काम भी आप उसे बताओगे कि शर्त वगैरह भी बताओगे जो आपकी कंपनी में है कि ये शर्त है हमारी, ऐसा ऐसा काम इसमें करना रहता है। रूपरेखा पूरी तरीके से बताना। नहीं तो कोई कार्य आपने उसे बताया नहीं कि काम बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसा काम करना था और बेचारा वो मेहनत करे जा रहा है। अगर उसके लायक कोई काम होगा, उसे करना होगा तो वो करेगा। इसलिए पहले क्या उम्मीदवार को काम की शर्त वगैरह और उनकी काम की रूपरेखा बता दी जाती है। अगला कदम चयन का संदर्भ जांच। अच्छे से जांच पड़ताल करना। अंतिम चयन से पूर्व भावी नियोक्ता सामान्यतः आवेदन द्वारा दिए गए संदर्भों की जांच करता है। उसने जो पेपर दिया है उसकी जांच करेगा। इसके अंतर्गत उम्मीदवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी कौन कौन है उसके परिवार में और वो कहाँ से है, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि देखना। पिछला रोजगार देखना कि वो पहले क्या काम करता था। उसकी शिक्षा देखना कि उसकी शिक्षा कितनी है। पुलिस रिकॉर्ड, कोई उसने ऐसा काम तो नहीं किया है जिससे उसे जेल जाना पड़ा या पुलिस ले गई हो उसे। क्या पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड इत्यादि की पूरी छानबीन इसमें की जाती है। मतलब जो भी उम्मीदवार जो
जॉब के लिए आया है उसकी क्या पिछला उसके बारे में सारी जानकारी लेना, संदर्भ उसकी जांच की जाती है। देखिए अगला है चयन निर्णय। उसके बारे में जानकारी पता हो गई, उसने फॉर्म भर दिया था ना, उसने फॉर्म भर दिया है और उसकी परीक्षाएं भी हो गई हैं। अब उसकी पीछे की जान पहचान, उसका साक्षात्कार हो गया। अब क्या चयन निर्माण, उसका चयन करना। जो उम्मीदवार रोजगार परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तीर्ण कर लेते हैं, जो परीक्षा भी पास कर लें और जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो उन्हें जॉब दे दी जाती है। योग्यता के आधार पर उनकी एक सूची बनाई जाती है तथा चयन का अंतिम निर्णय लिया जाता है। वो जैसे आपने परीक्षा, आप कौन सी रैंक पर आए हो, है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी बहुत सारी रैंक होती है। आप कौन सी रैंक पर आए हो उस हिसाब से आपको काम दिया जाता है। ये क्या है, अंतिम निर्णय लिया जाता है। अब क्या है, शारीरिक डॉक्टर प्रशिक्षण। अब उसका चयन तो हो गया, अब उसकी जांच भी कराई जाती है, मेडिकल उसका कराया जाता है कि वो सही है या नहीं। वो अगर वो ज़्यादा बीमार रहेगा या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्या होगा, वो छुट्टियां ज़्यादा लेगा। क्यों, वो आधे से ज़्यादा समय तो वो बीमार ही पड़ा रहा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो संस्था द्वारा नियुक्त एवं योग्य चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार संबंधित कार्य के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। आप उसे कोई भारी कोई बोझ वगैरह उठाने का काम दे रहे हो या कोई मेहनत वाला काम दे रहे हो तो वो उसके लिए उपयुक्त है या फिर नहीं, तो उसे दूसरा काम दे दिया जाता है अगर वो उपयुक्त नहीं है। अगला क्या है, पद प्रस्ताव। बेचारा अब जॉब के लिए परीक्षा दे दी, उसने घर वालों का पता बता दिया, अब जाके उसे क्या ये नौकरी मिलेगी। देखिए, उम्मीदवार द्वारा चयन प्रक्रिया की सभी बाधाओं को, सारी बाधाएं पार कर लेने के बाद उसे एक नियुक्ति पत्र देकर औपचारिक रूप से क्या कर लिया जाता है, उसे बेचारे को नियुक्त कर लिया जाता है। नौकरी की शर्तें, वेतनमान इत्यादि, नौकरी की क्या क्या शर्तें हैं, कैसे आप काम कर सकते हो, कितनी छुट्टी आप ले सकते हो ना, उसको सैलरी कितनी मिलेगी, जितने भी उसमें काम होते हैं कि छुट्टी कब कब मिलती है, कब कब आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये सब क्या उसमें बता दिया जाता है। रोजगार समझौता। देखिए, रोजगार समझौता क्या, एक पेपर होता है रोजगार समझौता, एक कोई दस्तावेज होता है, उस पे जो उम्मीदवार है और जो वो कार्य देने वाला है वो क्या साइन करता है, वो कार्य जो कर रहा है, जिसे जॉब मिली है, वो साइन करता है। देखिए, जब उम्मीदवार नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, जो उम्मीदवार है वो नौकरी का स्वीकार कर लेगा प्रस्ताव, तो उसे दी गई समय सीमा के भीतर स्वीकृति देनी होती है। अब भर्ती उसे कर लिया, कॉल लेटर भी दे दिया कि आपको इस समय पे आना है, तभी आप क्या वो काम कर पाओगे, तो उसी वो समय सीमा के अंतर्गत उसे आना पड़ता है, उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। देखिए, अब क्या है, प्रशिक्षण एवं विकास। हमने भर्ती देख ली, भर्ती की प्रक्रियाएं देख ली, चयन प्रक्रियाएं देख ली, उसके चरण देख लिए। अब हम प्रशिक्षण और विकास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है प्रशिक्षण, बताया मैंने, ट्रेनिंग होती है। क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। विकास, डेवलपमेंट, जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका क्या विकास करना। देखिए,
प्रशिक्षण किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए कर्मचारियों की जानकारी एवं तकनीकी कौशल बढ़ाने की क्या है, गतिविधि है। ट्रेनिंग से क्या किया जाता है, उसकी योग्यताएं बढ़ाई जाती हैं, उसकी कुशलतापूर्वक उसे कौशल और बनाया जाता है, उसकी जो कुशलता है उसको भी क्या बढ़ाया जाता है, उसकी जानकारियां बढ़ाई जाती है, तकनीकी कौशल भी बढ़ाया जाता है। ये गतिविधियां किसके अंतर्गत की जाती हैं, प्रशिक्षण। लोगों को जो कर्मचारी हैं उनको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे उस कार्य को और अच्छे ढंग से कर सकें तथा नए कर्मचारियों को उनके काम से परिचित करता है और उनके ज्ञान के कौशल को बढ़ाता है। जो नए कर्मचारी आते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जैसे पुलिस में आप जाते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इतना दौड़ना है, तो आप चोर को पकड़ोगे ना, पुलिस बनोगे तो दौड़ना और स्विमिंग वगैरह ये सब किया जाता है। किसमें ट्रेनिंग आपको दी जाती है, प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। विकास हम देखें, प्रबंधकों की वर्तमान पदों पर संपूर्ण प्रभावपूर्णता में सुधार करने एवं भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या उनको तैयार करना। जैसे कोई पद पर हो आप, तो आपका क्या, आपकी जो गलतियां हो रही हैं उनमें क्या सुधार करना, उनके भविष्य में और जिम्मेदारी, आपको भविष्य में और जिम्मेदारियां भी आपको बढ़ेंगी, तो उनके लिए क्या जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको क्या करना, तैयार करना। आपको विकास, आपका विकास होगा, इससे आपका विकास करना। प्रशिक्षण की विशेषताएं, अब हम देखेंगे क्या प्रशिक्षण की विशेषताएं, जो ट्रेनिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रशिक्षण पर किया गया व्यय विनियोग है, व्यय नहीं। आप बताइए, आप पढ़ाई पे अपना समय वेस्ट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे। आप कुछ ना कुछ तो बनोगे, कुछ ना कुछ पढ़ाई अगर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बनोगे। फालतू इन्वेस्टमेंट, फालतू खर्चा नहीं है ये, पढ़ाई पर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बाद में कुछ ना कुछ देगा। तो जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग पर जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी व्यय किया जाता है, तो वो क्या है, फालतू नहीं है। आप शिक्षित हो गए, आपको और आपकी योग्यता बढ़ेगी ना, आपको आपका कौशल बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, तकनीकी जानकारी, तकनीकी कौशल आपका बढ़ेगा। तो क्या प्रशिक्षण पर किया गया जो व्यय है वो व्यय नहीं है, वो क्या है, विनियोग है। अगला क्या है, अगली विशेषता क्या है प्रशिक्षण की, कि प्रशिक्षण कार्य विज्ञान विशेष ज्ञान से संबंधित होता है, सामान्य ज्ञान से नहीं। सामान्य ज्ञान उनको ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है, उनको क्या विशेष ज्ञान दिया जाता है। क्यों, वो पहले से तो कर्मचारी है ही, पहले से ही उन्हें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, उन्हें थोड़ी हाई लेवल पे उनको जानकारी दी जाती है। तो क्या एक विशेष ज्ञान, एक उसमें क्या होता है, विशेष ज्ञान इसमें दिया जाता है। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली यह प्रक्रिया है। आपको समय समय पर कंपनी में, संस्था में, या आप सरकारी काम कर रहे हो उसमें भी क्या समय समय पर आपकी ट्रेनिंग होती रहती है, जिससे कि आप काम अच्छे से करो, है ना। आपकी ट्रेनिंग होती रहती है तो इससे क्या होगा, आपकी योग्यता और बढ़ेगी। देखिए अगली विशेषता हम देखें प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर पाया जाता है। ट्रेनिंग आपको दी जाती है और विकास क्या होता है, विकास वर्तमान में जो आप कोई पद पर कार्य कर रहे हो तो उसे आप धीरे धीरे आप कार्य को सीखते जाते हो तो उसमें योग्यता हासिल कर लेते हो, तो आपका उसमें क्या, और फिर आप बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए काबिल हो जाते हो, तो उससे क्या होगा, आपका विकास होगा। प्रशिक्षण आपको दिया जाता है,
ट्रेनिंग आपको दी जाती है, उसमें जो बड़े बड़े मैनेजर वगैरह होते हैं वो कुशल कार्य होते हैं, वो कुशल कार्य करते हैं। तो वो बड़े बड़े मैनेजर जो होते हैं वो क्या आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो प्रशिक्षण तथा विकास में क्या अंतर पाया जाता है। प्रशिक्षण नए तथा कार्यरत दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। अब कोई बहुत साल हो गए उसे कार्य करते हुए, उसे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो नया कर्मचारी आया है उसे भी क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग की। तो वो तभी तो काम कर पाएगा, जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिलेगी वो कैसे काम करेगा। प्रशिक्षण प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है। निम्न स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। प्रशिक्षण जो है सभी स्तर पर क्या है, आवश्यक है। सभी स्तर पर क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है कार्य को और बेहतर बनाने के लिए। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ये क्लास मैंने आपको पढ़ाई, तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।